गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, यानी कि उसमें दो COOH समूह उपस्थित होंगे, तो उसे हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब फर्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। जो डाई कार्बोक्सिल अम्ल हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, तो फर्स्ट तो ये है कि संतृप्त एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि सैचुरेटेड एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब वो कौन से होंगे? वे अम्ल जिनमें दो कार्बोक्सिलिक समूह सामान्यतया 2 sp3 संकरित कक्षक परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, तो संतृप्त एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, इसका जो जनरल फार्मूला है बच्चों वो क्या होगा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है CnH2n C डबल बॉन्ड COOH का होल ट्वाइस, या हम ये कह सकते हैं कि COOH CH2 का होल n और COH। अब बच्चों यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, यानी कि जो CH2 ग्रुप है, जो होल n है, इसकी वैल्यू 1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर देखिए वेरिएशन कि यदि n की वैल्यू 0 है तो जो आपका एसिड है वो है ऑक्सैलिक एसिड है। जब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर एक CH2 ग्रुप बीच में आ गया दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, और ये हो गया हमारा मैलोनिक एस्टर। इसी तरह से आप सक्सिनिक एसिड के लिए देखिए, जब n की वैल्यू 2 हो जाती है तो दो CH2 ग्रुप बीच में आ जाएंगे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के, और जो हमारा जो एसिड होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो कौन सा एसिड होगा? वो होगा हमारा सक्सिनिक एसिड। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है वो इस आधार पे किया गया है कि जो असंतृप्त एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अनसैचुरेटेड एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसमें जो दोनों कार्बोक्सिलिक समूह हैं वो क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होंगे, यानी उससे जुड़े हुए होंगे, तो हम उसे बोलेंगे कि वो एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखिए, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो मैलिक एसिड है उसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं वो एक ही तरफ मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर दोनों अलग अलग पोजीशंस पे हैं। अगला आता है इनका नॉमेनक्लेचर, यानी कि हम इनका नामकरण किस आधार पर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो नामकरण की जो पद्धति है वो है कॉमन सिस्टम, यानी सामान्य पद्धति। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि अधिकांश डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सामान्य नामों से ही हम उनको पहचानते हैं। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, जिनके अभी अपन ने स्ट्रक्चर्स दिखे थे, इसी तरह से मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड का भी अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा था। तो जनरली हम उनको उनके सामान्य नामों के आधार पर भी उनको पहचानते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो सामान्य पद्धति में जो प्रतिस्थापी है उसकी जो स्थिति है, हम उसको ग्रीक भाषा के जो लेटर्स हैं, ग्रीक भाषा के लेटर कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसके आधार पर हम प्रदर्शित करके भी उनका नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एडिपिक एसिड का। यदि एडिपिक एसिड में अल्फा पोजीशन पे Cl ग्रुप जुड़ जाता है तो हम इसको कहेंगे अल्फा क्लोरो एडिपिक एसिड। यदि बीटा पोजीशन पे Cl जुड़ गया तो हम कहेंगे बीटा क्लोरो एडिपिक एसिड। तो बच्चों, इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। अगला जो बहुत ही ऑथेंटिक और जो अभी प्रचलन में है वो है हमारा IUPAC सिस्टम है। तो IUPAC पद्धति के आधार पर जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनको उनके संगत एल्केन के अंत में डाई ओइक अम्ल हम जोड़ देते हैं। तो जैसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो दोनों COH समूह हैं वो कार्बन परमाणु में जो उनके जो एल्केन के जो नाम दिए गए हैं उनको भी हम सम्मिलित करते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए, हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया है, इसका कॉमन नाम है। आप अपन इसका नामकरण करेंगे तो ये 1 हो गया पोजीशन में और ये 2 हो गया, यानी कि हमने क्या कहा है कि जो संगत एल्केन है, तो संगत एल्केन किसका? एथेन। अब क्या करा? 1, 2 डाई ओइक। अब यहाँ पे हम पोजीशन बताएंगे 1 और 2 पोजीशन पर
एसिडिक ग्रुप है, तो ये हो गया इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, ये है 2 मिथाइल पेंटेन डाइओइक एसिड है। इसका IUPAC नाम देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो नंबरिंग की जाती है, जहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़ा होता है उसकी तरफ से हम करते हैं, ताकि प्रतिस्थापी को जो नंबर है वो सबसे कम मिले। तो आप यहाँ पर देखिए, जो आपका एसिड है ये 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पर आ गया। अब यहाँ पर क्या 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये आपका अगर 2 मिथाइल 5 कार्बन है, तो पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब OH की COH की पोजीशन देखिए आप, 1 पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया 1,5 डाइओइक एसिड। यानी कि इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया 2 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड्स। इसी तरह से बच्चों अगला एग्जाम्पल आप यहाँ पर नीचे देखिए कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब बच्चों यहाँ पे अनसेचुरेशन है, तो अब इसके अंदर आप ये देखिए कि अनसेचुरेशन है सेकंड पोजीशन पे, तो हम इसको करेंगे 2 ब्यूटीन, क्योंकि ये एल्कीन का है, इसलिए एल्केन की ANE ना लगा के ईन लगेगा। और डाइओइक एसिड, क्योंकि डाइओइक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने पोजीशन नहीं बताई, मगर हम पोजीशन बताएंगे 1,4 डाइओइक एसिड। इसी तरह से बच्चों थर्ड है कि जो एक अन्य पद्धति में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण संगत एल्केन के नाम के अंत में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़कर भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देखिए, ये आ गया आपका 1,3 प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी कि इनको बनाने की विधियां क्या है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन मेथड्स है। ऑक्सीडेशन मेथड फर्स्ट है ग्लाइकोल का हाइड्रोक्सी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यानी कि यदि हम ग्लाइकोल या हाइड्रोक्सी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करें, और ऑक्सीकरण हम किसकी प्रेजेंस में करें, KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, यदि हम डाई का जो अल्कोहल्स हैं उनका यदि ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें उनके संगत एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमको मिलते हैं। आप यहाँ पर देखिए, हमने लिया है यहाँ पे N ले लिया, यानी N की वैल्यू 1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करवा रहे हैं K2Cr2O7 की H2SO4 की प्रेजेंस में, या तो हम K2Cr2O7 यूज़ करते हैं, या फिर हम KMnO4 को यूज़ करते हैं, और हमें इसका संगत एसिड हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरह से नीचे आप ये देखिए कि ये तो एक ऑक्सीडाइज हुआ, उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिल गया। अब अगला जो रिएक्शन है हमारी, वो है डाई नाइट्राइल व साइनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के जल अपघटन से। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो डाई नाइट्राइल्स हैं, डाई नाइट्राइल्स जो हैं, जो डाई नाइट्राइल्स होते हैं वो और साइनो कार्बोक्सिलिक अम्ल को यदि हम अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन से डाई कार्बोक्सिलिक हमको आसानी से मिल जाता है। तो देखिए NaCN से रिएक्शन करवाई हमने, तो Br की जगह यहाँ पे डाई नाइट्राइल हमें मिला, जिसकी HCl और H2SO4 की प्रेजेंस में यदि हम इसको बॉईल करते हैं तो ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से देखिए, एक में CN ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है, यदि HCl और से रिएक्शन कराएंगे तो CN हाइड्रोलिसिस होके और हमारे को ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पर मिलता है। अगली रिएक्शन है बच्चों जाइलिन के ऑक्सीडेशन से। यदि हम जाइलिन जो है, यदि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, तो जो जाइलिन है उसके ऑक्सीडेशन से भी हमें क्या मिलता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने ऑर्थोजाइलिन ली है, इसका KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया तो हमें थैलिक एसिड मिला है। इसी तरह से यदि मेटाजाइलिन की का हम KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको आइसोथैलिक एसिड मिलता है। इसी तरह पैराजाइलिन की जब हम KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें टरथैलिक एसिड हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, यानी हम यदि साइक्लिक कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करें तो चेन ब्रेकअप हो जाती है और हमें क्या मिलता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। यानी कि यदि हम HNO3 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे साइक्लिक कीटोन्स हैं उनका ऑक्सीडेशन कराएं तो यहाँ से रिंग ब्रेकअप हो जाती है और हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अगली रिएक्शन है हैलोजनीकृत एस्टर से। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया की तरह होती है और इसमें हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक एस्टर की सिल्वर या जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए Br जुड़ा हुआ है और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, इसका हेलो
कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। अब इनके दो मॉलिक्यूल्स हैं जो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके -2 AgBr निकालते हैं और ये पूरा सिस्टम हमारी दोनों जो CH2 ग्रुप है वो दोनों जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो एस्टर ग्रुप है इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने से जो एस्टर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों फ्रॉम बीटा कीटो एस्टर, यानी कि बीटा कीटो एस्टर है उनसे भी हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे सोडियम एसिटो एसिटिक एस्टर लिया है। बच्चों पहले भी मैंने बताया था कि जब दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में यदि कोई CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसके दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक्टिव मिथाइल ग्रुप की तरह काम करते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर में से और उसकी जगह सोडियम आ गया है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एथिल क्लोरो एसीटेट से। तो क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ से ये पूरा ग्रुप Cl निकल जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा। इसके बाद में जब हम इसकी KOH से रिएक्शन कराते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं KOH की प्रेजेंस में, तो हमें ये सक्सीनिक एसिड एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अब बच्चों अगली रिएक्शन आप देखिए कि हम सिंपल हम वापस से रिएक्शन बता रहे हैं। अब इसमें हमने क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड लिया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि सोडियम है, इसकी Cl जुड़ा हुआ, इसकी रिएक्शन कराई, अब पूरा CH2 ग्रुप इससे जुड़ गया। फिर हमने हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस से हमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है जो कि हीट करने पर और 150 डिग्री पर हमारा इसमें डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में सक्सीनिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब अगली रिएक्शन है बच्चों क्रम ब्राउन व वाकर विद्युत अपघटन विधि। इस विधि में जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है पोटेशियम एल्किल एस्टरो के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन इसमें किया जाता है। जलीय विद्युत अपघटन में क्या होता है कि आप यहाँ पर ये फर्स्ट रिएक्शन देखिए, पोटेशियम है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन निकल जाता है और यहाँ पर देखिए प्रोटॉन निकलने के बाद में यहाँ पर पोटेशियम आयन इससे जुड़ गया है। अब यहाँ पर दोनों पोटेशियम आयन निकल जाते हैं और हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। तो यदि हम कैथोड पर रिएक्शन देखें तो कैथोड पर देखिए कि यहाँ पर दो पोटेशियम आयन हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और पोटेशियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से पोटेशियम आयन की दूसरी रिएक्शन होती है, यदि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है तो वाटर से रिएक्शन करके KOH बनाता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस हमारे यहाँ पर कैथोड पर लिबरेट होती है। इसी तरह से बच्चों यदि हम एनोड की रिएक्शन देखें तो एनोड के अंदर आप यहाँ पर देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाते हैं। उसके बाद में आप ये देखिए कि सिंपल दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जो और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यदि हम रिएक्शन देखें तो कैथोड पर तो हमारा हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन होता है, मगर यदि हम एनोड की अभिक्रिया देखें तो वहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिमूवल होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से एनोड से रिमूव होती है। उसके बाद में इसके हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो बच्चों ये तो बात करी हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब बच्चों अब हम बात करते हैं इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो बच्चों फिज़िकल प्रॉपर्टी यदि हम देखें तो जनरली जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं। और यदि हम इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें यानी कि इनकी विलयता की बात करें तो जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो जल में विलय होते हैं, परंतु इनका जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वाटर में वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जो इनके निम्नतर सदस्य होते हैं वो जल में विलयता से हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण होती है, यानी कि जो हम कहेंगे कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इस वजह से वाटर में सॉल्युबल रहते हैं। लेकिन जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं जो हायर जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा बनाते हैं हाई होता है वो हाइड्रोजन जो बंध है उनमें कम प्रभावी हो जाता है।
अगला पॉइंट आता है बच्चों गलनांक। जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो एकांतर या दोलन नियम यानी अल्टरनेट ऑसिलेशन रूल के अनुसरण करते हैं, यानी कि कार्बन की सम संख्या युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक कार्बन की विषम संख्या युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक की अपेक्षा अधिक होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक का यह क्रम क्रिस्टल में COH समूह की सापेक्ष स्थिति के कारण होता है। यानी कि जो COH ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है वो डिसाइड करती है कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो उसकी लैटिक्स की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर निर्भर करता है। अतः सम संख्या युक्त जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्रिस्टल जालक में अणु पास पास व्यवस्थित होते हैं तथा श्रृंखलाओं के मध्य अंतराणुक बल अधिक प्रबल हो जाता है और इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक होता है। तो बच्चों आज हमने बात करी है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करी है, साथ ही हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अम्लीय गुण और इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।